नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इससे पहले मैं इसके ऊपर एक लेक्चर बना चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी चलो शुरुआत कर रहे हैं तो एक बार रिवीजन पुनः कर लेते हैं क्या जाता है अपना। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, फाइनल ईयर की मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों की फाइनल ईयर की मॉडर्न हिस्ट्री जो है क्या सर, ये कंपटीशन में आती है? बिल्कुल आती है, भर भर के आती है। आप कोई भी वेरियस एग्जाम दे लेना, सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। फैक्ट बदल सकते हैं, फैक्ट कभी जो है वो चेंज नहीं होते। किताबों के पन्ने बदल जाते हैं, उनका रंग बदल जाता है, किताबों का एडिशन बदल जाता है, किताबों के नाम बदल जाते हैं, राइटर के नाम बदल जाते हैं, लेकिन इतिहास के फैक्ट कभी चेंज नहीं होते, बिल्कुल हमारी तरह। तो चलिए हम समझते हैं 18वीं सदी के मध्य भारत। आपको बहुत मजा आएगा, कानों में लगाइए ईयरफोन और जब तक लेक्चर खत्म ना हो जाए ना तब तक एंजॉय कीजिए। इसकी पीडीएफ अपना जो टेलीग्राम चैनल है सचिन मेवाड़, वहाँ पे उपलब्ध रहती है। आप वहाँ से लिख सकते हो, चाहे पढ़ते समय लिख सकते हो। अपने नोट्स हमेशा बनाया करो, चाहे आप कंपटीशन में हो, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपना अपना होता है। ठीक है, चलिए 18वीं सदी के मध्य भारत देखो। अब मैं यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम नीचे। अब लोग कहोगे कहाँ जाना है नीचे, देखो यहाँ जाना है। मैंने कुछ मैप जो है वो शामिल किए हैं और अपने पास तो मैप रखना है इस बार, ठीक है। अगर हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ते तो मैप बिल्कुल पढ़ते। तो देखिए ये रहा आपका मैप। आप लोग कहोगे बिल्कुल, देखिए ये जो क्षेत्र है ना, ये कर दिया था मुगलों के द्वारा, इसको बंद कर दिया जाता है। 1453 में कुस्तुनतुनिया जो है इस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, ठीक है। तुर्क जो है वो अधिकार कर लेते हैं और इनका जो ये जो वाला मार्ग है ये बंद हो जाता है। तो उसके बाद इन्होंने कहा था भाई दूसरा मार्ग जो है वो ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल ढूंढना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया था। पुर्तगाल इसमें सबसे आगे रहा और जो आगे रहता है वो आगे रहता ही है। तो पुर्तगाल के एक राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर, ठीक है, राजकुमार थे। और यहाँ के राजा कौन थे? तो राजा थे जॉन सेकंड, ठीक है। जॉन सेकंड जो थे, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो रास्ता ये वाला, ये रास्ता, अब और कोई रास्ता था नहीं इनके पास, ठीक है। तो ये जो रास्ता है ये रास्ता इनके द्वारा चुना जाता है। और जो पहला आदमी जो बना था वो बना था कौन? वास्को डी गामा। तो चलिए आप लोग कहोगे ठीक है, सबसे पहले कहाँ तक, देखो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये वाला, तो यहाँ पर ये लोग हमेशा आया करते थे, लेकिन यहाँ से क्या है, वापस लौट जाया करते थे। क्या करते थे? यहाँ से लोग वापस लौट जाया करते थे। और इस क्षेत्र को क्या बोलते थे? इस क्षेत्र को बोलते थे कैप ऑफ स्टॉर्म। इसका क्या मतलब होता है? यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर तूफानों का अंतर्रिव्य बोलते थे इस जगह को। यहाँ पर आकर इनका सब कुछ जो है वो गड़बड़ हो जाता था। लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद में जॉन सेकंड के द्वारा जो भेजा गए थे, उन्होंने क्या किया, इस जर्नी को पार किया और इसके बाद इसका नाम जो है वो बदल कर दिया गया केप ऑफ गुड होप। क्या कर दिया गया? केप ऑफ गुड होप कर दिया गया। किसको भेजा था? तो बोर्तोलोम्बो डियाज को भेजा था, ठीक है। इन्होंने इस जर्नी को आसानी से क्या किया, पास किया और उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, गुड होप, अच्छी आशा। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना, दक्षिण अफ्रीका का ये दक्षिणतम क्षेत्र है। चलिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पुर्तगालियों के आगमन का क्रम होता है। यहाँ से तो फिर सीधा रास्ता इन लोगों का बन गया, सीधा यहाँ से वही गोवा का क्षेत्र, ठीक है। चलिए हम वापस चलते हैं हमारे लेक्चर पर। थोड़ा समझाना था, मैप जरूरी है क्योंकि मैप दिमाग में बैठ जाता है तो बैठ जाता है। अब देखो भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन का क्रम देखते हैं। बिल्कुल सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच। अच्छा सेकंड 2 अक्षर का नाम है, ठीक है, डच, तो 2 से याद रखना डच। 3 अक्षर का नाम है अंग्रेज, तो 3 से याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था, दूसरे डच आए थे, तीसरे अंग्रेज आए थे, चौथे डेन आए थे और फिर फ्रांसीसी। इनको बाद में छोड़ दे, डेनिस उसमें कोई मतलब नहीं है, खास रोल रहा नहीं। तो चलिए सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। अब हम बात करते क्या कारण रहा। तो मैंने तुमको बता दिया 1453 में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ था। नए मार्गों की खोज की जरूरत हुई थी। हेनरी द नेविगेटर जो कि राजकुमार था, इन्होंने भौगोलिक खोजों को क्या दिया, प्रोत्साहन दिया, ठीक है। उसके बाद भेजा गया वोर्थोलोमो डियाज को, पुर्तगाली शासक जॉन सेकंड। इन्होंने क्या किया, इनको भेजा अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर। ये आते हैं कैप ऑफ स्टॉर्म जो पहले बोलते थे, बाद में इसका नाम जो है वो बदल कर दिया गया कैप ऑफ गुड होप। किसके द्वारा? जॉन सेकंड के द्वारा। चलिए ये चीज़ आपको एक छोटी सी कहानी है वो समझ में आ गई होगी। अब देखो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी कंपटीशन देना ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। और इसमें से 2-4 चीज़ें तो याद हो जाती हैं, लेकिन कई बार गड़बड़ भी हो जाती है, तो एक बार देख लो। सबसे पहले पुर्तगाल, पुर्तगाल की जो कंपनी थी एस्तादो द इंडिया, ठीक है। अब पुर्तगाली नाम है तो नाम तो पुर्तगाली होंगे। एस्तादो द इंडिया जो है ये 1498 में। उसके बाद हॉलैंड की कंपनी थी वीरी गिंदे ओस्ट इंडिया कंपनी। देखो नामों पर मत जाना,
वो उनकी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। ये 1602 में। इसके बाद इंग्लैंड की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरा यही तो थी असली बीमारी की जड़, तो ये स्थापित हुई थी 1599 में। डेनमार्क की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। आप लोग कहोगे सर दोनों के नाम सेम थे, तो हाँ बिल्कुल दोनों के नाम सेम थे। ग्रीस की कंपनी थी कंपनी देश इंडसे ओरिएंटल लेस 1664, और स्वीडन की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1771। आप लोग कहो सर तीन तीन नाम, बिल्कुल। चलिए, अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे बैठे बैठे, वो कहोगे सर वो क्या, वो ये महसूस कर रहे होंगे कि ज़्यादा अंतर रहा नहीं। बहुत सारी कंपनियों की स्थापना यानी 14 से लेकर 15वीं 16वीं सदी के मध्य में ही ज़्यादातर कंपनियाँ स्थापित की गई, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ठीक है। तो इनके एक बार आप देख लेना, खास करके जो इंग्लैंड की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है और जो पुर्तगाल की कंपनी है, 3 कंपनियाँ जरूरी हैं। अब देखिए, विदेशी कंपनियों के विवरण के संदर्भ में अगर मैं बात करता हूँ, तो पुर्तगाली जो यात्री हैं वास्को डी गामा, ये समुद्री रास्ते से आते हैं। इन्होंने, एक यात्री था कहाँ का, गुजरात का, क्या नाम था उसका, मनिक नाम था, क्या नाम था, मनिक नाम था, इसको फॉलो किया था, ठीक है। और इसके पीछे पीछे कहाँ गए, एक गुजरात का यात्री था मनिक, इसको पीछा करते करते ये आ गए, कहाँ पर आ गए, भारत आ गए, ठीक है। और ये 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, कालीकट बंदरगाह पहुँचते हैं। और जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ का जो शासक था जमोरिन, ये क्या करता है, इनका स्वागत करता है। अच्छा, तो आप लोग कहोगे सर वहाँ के शासक का नाम जमोरिन था क्या, नहीं, जमोरिन शासक की उपाधि होती है, ठीक है। कालीकट के जो राजा थे वो उपाधि धारण करते थे जमोरिन की। अच्छा, तो यहाँ पर जो अरब व्यापारी थे, इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। स्वाभाविक है ना, अगर कोई आदमी वहाँ पहले से काम कर रहा है, कोई वहाँ पे नया आएगा, तो स्वाभाविक है विरोध होगा, ठीक है। आप लोग भी तो विरोध करोगे ना, जब कोई आदमी पहले से होता है तो उसकी जगह कोई दूसरा आता है तो स्वाभाविक है उसका विरोध होता है। तो बिल्कुल वास्को डी गामा जब आए तो इनका विरोध किया अरब के यात्रियों के द्वारा। अब वास्को डी गामा भाग गया, वहाँ ज़्यादा दिन रुका नहीं, लेकिन भागते समय जहाज़ से क्या ले गया, काली मिर्च ले भर के ले गया। जब उसने काली मिर्च को अपने वहाँ जाके बेचा तो वो 60 गुना ज़्यादा महंगी बिकी। अब और लोगों ने देखा, वाह क्या भर के लाया भाई इसमें, उन्होंने कहा मैं काली मिर्च लाया, और ऐसे वहाँ पे बहुत सस्ती मिलती है। तो उससे क्या हुए, और लोग प्रेरित हुए। और उसके बाद 1500 में एक दूसरा यात्री था पेट्रो अल्ब्रेज। आपको कहोगे सर सबके नाम याद करने, नहीं, ठीक है, एक थ्योरिकल चीज़ होती है, फैक्ट होते हैं, अगर आपको याद होते हैं तो ठीक है, लेकिन वास्को डी गामा का नाम काफ़ी है। 1502 में फिर वास्को डी गामा भारत आया। कहते हैं ना कि एक बार लालच मुँह लग जाता है ना, तो फिर पूछो मत। 1524 में अंतिम बार आया, और यहीं पर ये क्या होता है, मर जाता है। इतना प्यार हो गया इसको भारत से कि यहीं पर मर गया, ठीक है। तभी तो बोलते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो पुर्तगालियों ने 1503 में कोच्चि में व्यापारिक फैक्ट्री जो है वो स्थापित कर ली, और दूसरी फैक्ट्री जो है वो 1505 में कन्नानूर में स्थापित की, ठीक है। याद रखना है, ये जो कोच्चि में ही सबसे पहले यूरोपीय दुर्ग बनाया गया था। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि सबसे पहले यूरोपीय आए थे और पुर्तगाली आए थे, तो यहीं पर इनके द्वारा ये दुर्ग जो है वो स्थापित किया जाता है। समझ में आई बात? आप लोगों को ठीक है, आपने मध्यकालीन भारत पढ़ा है ना पूरा पूरा, हाँ बिल्कुल। अब बात करते हैं पुर्तगाली वायसराय, जैसे गवर्नर जनरल होते हैं अंग्रेजों में, बिल्कुल ऐसे ही। तो सबसे पहले नाम आता है फ्रांसीसी डी अल्मीडा का। 1505 से 1519 में, मोटी मोटी बात करता हूँ इनके बारे में, भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय रहे थे। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो अपनाई थी, शांत जल नीति जो है वो अपनाई थी, ठीक है। आप लोग कहोगे सर मतलब थोड़ा बताओ डिटेल करके। देखो, ये चाहते थे कि जो भारत के जो तटीय भाग है ना, ठीक है, इनके हिस्सों पर क्या हो, नियंत्रण हो, क्योंकि भारत में जो ये वाला भाग है ना, यहाँ से कोई विदेशी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि वो वाला क्षेत्र जो है वो पहले ही मुगलों के क्या था, अधीन था। क्या था, ये वाला जो क्षेत्र है ये पहले से मुगलों के अधीन था, तो यहाँ से तो किसी की एंट्री होगी नहीं, तो सारा जो फोकस था वो यहाँ था। कहाँ था, यहाँ था। तो इसीलिए क्या बोला मैंने, इसीलिए ये चाहते थे कि इन जो क्षेत्र हैं उन पर क्या हो, अधिकार हो, बिल्कुल होना चाहिए। और इन्होंने क्या किया था, अल्मीडा ने 1509 में टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को परास्त किया। अच्छा, आप लोग कहोगे सर इसमें मिस्र कहाँ से आ गया, टर्की कहाँ से आ गया, गुजरात कहाँ से आ गया? तो ये जो क्षेत्र थे इनसे व्यापारिक लेन देन था गुजरात का। जैसे ही फ्रांसीसी लोगों ने यहाँ पे एंट्री की तो इन्होंने विरोध किया, और इनकी जो संयुक्त सेना होती है फ्रांसीसी को बाहर निकालने के लिए टर्की और मिस्र दोनों ने सपोर्ट किया था, क्योंकि इनके साथ व्यापारिक लेन देन था भारत का। तो इनकी जो संयुक्त सेना है इसको फ्रांसीसियों ने भगा दिया, ठीक है।
फ्रांसीसी का मतलब है पुर्तगाली, ठीक है, फ्रांसीसी डी अल्मीडा, बिल्कुल। और ऐसे करके भारत में पहली बार प्रत्यक्ष अधिकार हो जाता है दमन और दीप पर। समझ में आ गया ना, कहाँ पर अधिकार होता है? दमन और दीप पर अधिकार होता है, गुजरात के बिल्कुल लेफ्ट में। तो अगला आता है अल्फासुद्दीन अलबुबर्ग, ठीक है, अलबुबर्ग और अलबुकर्क एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होता है। 1505 से 1515 इसके समय कहते हैं, इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं पुर्तगालियों का। अच्छा, जैसे होता है ना, आप मुगल काल पढ़ते हो, सल्तनत काल पढ़ते हो, तो उसमें संस्थापक होता है, एक होता है वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक माना गया अलबुकर्क को। अच्छा, तो कहोगे साहब इसने ऐसी कौन सी बड़ी काम कर दी? तो इसने क्या किया था, जो उस समय का शासक था बीजापुर का आदिल शाह, इससे गोवा छीना था, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह थी। और इसको 1530 में क्या बना लिया? व्यापारिक केंद्र बना लिया। और इसने एक बात कही थी कि जो पुर्तगाली भारत में रह रहे हैं, ये यहाँ की महिलाओं के साथ क्या करें? विवाह करें, उनसे फिर बच्चे पैदा करें, और फिर ऐसे करके पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाएं, ठीक है। ये बहुत ही मेजर इफेक्ट होता है। क्या होता है? मेजर इफेक्ट होता है कि एक बार आप शादी कर लो, शादी करने के बाद फिर जनसंख्या बढ़ाने के लिए फिर क्या कर लो? बच्चे पैदा कर लो, उसके बाद फिर जनसंख्या बढ़ाओ और अपना प्रभुत्व स्थापित करो, ठीक है। तो ये पॉलिसी वर्तमान में भी चलती है। बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जहाँ पर पहले कोई दूसरी पॉपुलेशन की जनसंख्या ज़्यादा थी, आज किसी और की ज़्यादा है। इसके बाद इसने 1511 में मलक्का और हरमूज पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकार कर लिया। अलबू बकर ने 1515 तक पुर्तगाल को भारत में सबसे बड़ी समुद्री शक्ति जो है वो क्या की? स्थापित की। याद रखोगे ना कि सबसे बड़ी शक्ति के रूप में क्या किया था? इसने स्थापित किया था। इसके बाद में दो तीन चीज़ें आपको मुँह ज़बानी बोल देता हूँ कि जो अलबू बकर था, इसने सती प्रथा पर बैन किया था, ठीक है। सती प्रथा को क्या किया था? बैन किया था। तो ये बात भी तुमको क्या रखनी है? याद रखनी है। इसने भारतीय सेना में भारतीयों को शामिल किया था, लेकिन इसने मुसलमानों को क्या किया था? पनिशमेंट दिया था। समझ रहे हो ना, हिंदू और मुसलमान दोनों को शामिल किया, लेकिन जो मुस्लिम सैनिक होते थे उनको क्या किया? पनिश किया था इसने, तो प्रत्यावर्तित किया था। और याद रखना है आप लोगों को कि इसकी जो रणनीति थी वो धार्मिक न्यायीकरण की थी, यानी कि ये भारत में बड़ी संख्या में पुर्तगाली जो हैं वो क्या करना चाहता था? स्थापित करना चाहता था। तो ये पॉलिसी जो है वो क्या रखनी है? आपको ध्यान रखनी है। अगला जो आता है वो आता है नीनूडू कुन्हा। कौन आता है? नीनूडू कुन्हा आता है। आप कहोगे साहब इसके बारे में क्या है? देखो, ये 1529 से लेकर 1538 तक रहता है। इसने मद्रास, हुगली, बंगाल, दीप यहाँ पर क्या की थी? बस्तियाँ स्थापित की थी। और इसने जो बंगाल के शासक थे महमूद शाह, कब? 1534 में। तो यहाँ पर चटगांव और सटगांव में व्यापारिक फैक्ट्रियाँ खोलने की अनुमति प्राप्त की, ठीक है। आप लोगों ने चटगांव का नाम सुना होगा, बहुत फेमस रहा है अब बंगाल में, अब वर्तमान समय में काफ़ी फेमस है, गूगल करके देखोगे तो। अकबर ने हुगली में कारखाना खोलने की इसको क्या दे दी थी? अनुमति दे दी थी, ठीक है। किसको? कुन्हा को। तो याद रखना है कि धीरे धीरे इनका प्रभुत्व जो है वो क्या होने लगा? स्थापित होने लगा। आप लोग सोचोगे कि सर ये आए क्यों थे भारत में? रीजन क्या था? उद्देश्य क्या थे? तो सबसे पहली बात थी जो अरब और जो वेनिस के जो व्यापारी थे, इनसे हिंद महासागर से हटाना, क्योंकि अरबों ने इनके जो मुख्य व्यापारिक मार्ग था उसको छीन लिया। इसके अलावा ईसाई धर्म का प्रचार करना, मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना और साम्राज्यवाद का विस्तार करना, सबकी पॉलिसी होती है, सेम पॉलिसी होती है, ठीक है। तो ये इनके उद्देश्य थे। अब एक जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो आती है कार्ड्स पद्धति। ये क्या थी? कार्ड्स पद्धति, तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर कार्ड्स यानी कि परमिट लागू किए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये कहा कि जो हिंद महासागर है, क्या है? जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर में अगर जहाज चलाने ना तो हम कार्ड देंगे, वो कार्ड से ही जहाज चलेगा। आप लोग कहोगे सर कार्ड से जहाज की वो टिकट काटने क्या? नहीं, ये क्या करते थे? जहाज़ों को अलाउ करते थे, परमिशन देते थे, और वही जहाज चल सक पाते थे जिनके पास इनकी परमिशन होती थी। बाकी के जहाज जो नहीं जाते थे उन्हें ये भारत के आसपास से नहीं गुजरने देते थे, या तो उनको डुबो देते थे या उनको फायर करके भगा देते थे। तो इसको बोलते हैं कार्ड्स पद्धति। और याद रखना है अकबर ने भी इनसे परमिशन ली थी, ठीक है। कहते हैं कि अकबर ने वो कर दिया, ये कर दिया, तो अकबर के जहाज भी इनसे परमिशन लेकर निकलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अकबर और जो पुर्तगालियों की पहली मुलाकात है ये खंबात की खाड़ी गुजरात में होती है, दैट इज़ फैक्ट। पुर्तगालियों की देन क्या है भारत को? तो सबसे पहले बात करें तंबाकू, अफीम, काजू, लाल मिर्च, प्रिंटिंग प्रेस, एक गोथिक स्थापत्य शैली। हाँ हाँ, आप कहोगे साहब ये तो हमको समझ में आते हैं, काजू, किशमिश, लाल मिर्च और अटर पटर, लेकिन गोथिक स्थापत्य शैली क्या होती है? ये क्या है? तो ये यूरोप की स्थापत्य कला शैली है, जिसको क्या बोला जाता है?
गोथिक शैली जो है वो बोला जाता है। ठीक है, इसकी भारत में शुरुआत की थी। और दो तीन चीज़ें मैं मुँह से बोल देता हूँ। भारत के अंदर ईसाई मिशनरियाँ इसी के समय आई थी, यानी कि ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले लोग जो थे वो पुर्तगालियों के समय आना शुरू हो जाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1556 में हुई थी। ठीक है, और एक पुस्तक इनके समय लॉन्च हुई थी, जड़ी बूटियों के संदर्भ में, जो प्रथम पुस्तक थी। 1563 में इसका प्रकाशन हुआ था गोवा से। ठीक है, चलिए अब देखो हम बात करते हैं डचों की। जान लीजिए सेकंड पोजीशन पर डच आए थे। तो भारत आने वाले प्रथम जो डच नागरिक थे वो कार्नेलिस, ये देखो ये एक बच्चा कह रहा था सर ये क्या लिख दिया, फायर लिख दिया कि नहीं, ये है डे, क्या है ये? डे है। तो इनका नाम था कार्नेलिस डे हस्तमान। तो ये पहले आए थे। डचों में सर्वप्रथम मछलीपट्टनम में 1605 में प्रथम डच कारखाना स्थापित किया था। 1602 में डच कंपनी की स्थापना हुई और 21 वर्षों का इनको क्या हुआ? अधिकार मिला। ठीक है, कितने वर्षों का अधिकार? 21 वर्षों का अधिकार मिला। इनका उद्देश्य क्या था भारत आने का? इनका उद्देश्य था मसालों पर अधिकार प्राप्त करना। ठीक है, देखो जब ये शुरू में आए थे ना, सब बोलते थे मसाले ले लो, मसाले ले लो, और मसाले ले लेके इन्होंने क्या किया था? इंडिया को ही कब्जा लिया। अब देखो आगे क्या होता है। आगे ये होता है कि 1641 में डचों ने क्या किया? मलक्का, और 1658 में श्रीलंका जीत लिया। किन से? पुर्तगालियों से। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ कभी स्थायी नहीं होती। इतिहास बदलता है, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं। बिल्कुल। तो पुर्तगालियों की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। तो फिर क्या हुआ? डच आए और डचों ने इनको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। डचों का मुख्यालय कहाँ था? नागपट्टनम में था। डचों द्वारा स्थापित कोठियाँ, देखो इनकी जो पहली और दूसरी कोठी होती है ना, वो याद कर लिया करो। ठीक है, अक्सर पूछी जाती हैं। और देखो इनमें आप लोग क्या समझोगे? सीधा सा होता है, डचों के द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना। तो देखो सबसे पहले पुलिकट में स्थापित की थी 1610 में, दूसरी सूरत में स्थापित की थी, तीसरी बिमलीपट्टनम 1641, और फिर करिकाल 1645। आप लोग कहोगे सर बताओ बताओ थोड़ा बताओ इनके बारे में। देखो मैंने यहाँ नीचे इनको स्क्रॉल करके इसमें सब कुछ लगाया है। ये पूरी जो कहते हैं ना कंपनियां कहाँ कहाँ स्थापित की गई, कब स्थापित की गई, इसको मैंने ऐड किया है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था तुम लोगों को मैप जो है ना वो ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें सूरत में 1658 में मैंने इनके फ्लैग के साथ इनको अटैच किया है ताकि तुम्हें समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ी बाद में आएंगे ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि डचों के द्वारा स्थापित कर ली जाती है। लेकिन होता क्या है, पुर्तगालियों को इन्होंने परास्त किया था। कोच्चि में एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम है फोर्ट विलियम। क्या नाम है? फोर्ट विलियम। अंग्रेजों ने इनको परास्त किया था 1759 में, 1759 में, जिसको कौन सा युद्ध बोलते हैं? बेदारा का युद्ध बोलते हैं। और उसके बाद डचों का अस्तित्व क्या हो जाता है? लगभग समाप्त हो जाता है। अब डचों की पराजय के कारण क्या थे? डचों की पराजय के कारण थे कमजोर शक्ति होना। कहाँ पर? समुद्र के अंदर। क्योंकि सबका रोल कहाँ पे था? समुद्र के आसपास ही था, बीच में तो ये लड़ ही नहीं थे। अगला क्या है? अगला ये है कि डच कंपनी सरकार के नियंत्रण में होना, किसी दूसरा उसको क्या कर रहा था? कंट्रोल कर रहा था। अंग्रेज स्वतंत्र थे। ठीक है, कंपनी में भ्रष्टाचार होना, करप्शन, ये तो आपको हर जगह मिलेगा। आपको कोई ये जो भी आपको भ्रष्टाचार के बारे में ज्ञान देगा वो खुद भ्रष्टाचार करेगा, ये बहुत बुरी बात है। चलिए अब बात करते हैं अंग्रेजों पर। इस पर तुमको फोकस ज़्यादा करना है बजाय अन्य टॉपिक के। ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री इन्हीं पर आधारित रहेगी। ये लोग तो चले जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, डच चले जाएंगे, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, लेकिन फोकस रहेगा अंग्रेजों के ऊपर। देखो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक जो है वो थॉमस स्टीफेंस था। ठीक है, कौन था? थॉमस स्टीफेंस। तो होता क्या है, कई बार मैं पूछता हूँ बच्चों से कि पहली बार जो अंग्रेज आया था वो कौन था, तो बच्चे कहते हैं वास्को डी गामा सर। नहीं, थॉमस स्टीफेंस। थॉमस स्टीफेंस। ठीक है, 1579 में आया था, पादरी के रूप में भारत आया था। दूसरा आदमी जो था वो रॉल्फ फिच था, और ये वो आदमी था जो किसके पास गया था? अकबर के पास गया था। कहाँ गया था? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, और ये थल मार्ग से जो आया था वो था जॉन मिंडन हॉल। ठीक है, ये नाम तुमको याद करने ही हैं हर हाल में, कोई बात नहीं, लेकिन हो सके तो कर लेना। थल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज था ये, 1599 में आया था, जॉन मिंडन हॉल। चलिए
आगे चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल इसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम बताइए, तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये इसका फुल नाम था। कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई होते हैं लकीर के फ़कीर, पूछ ही लेते हैं कि बताओ, अगर नहीं बताया तो कहेंगे आता ही नहीं। चलो, कुछ व्यापारियों ने महारानी एलिजाबेथ के पास गए थे, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और इनसे कहा कि हम व्यापार करना चाहते हैं आउट ऑफ इंग्लैंड। तो इनको 24 सितंबर 1599 के दिन अंग्रेजों को अधिकार मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने का। 1600 में महारानी एलिजाबेथ इनको 15 वर्षों का अधिकार पत्र सौंप देती है कि भाई 15 वर्षों तक तुम कुछ भी करो, हम इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। 1609 में इनका जो अधिकार पत्र होता है इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हारे अधिकार क्या करेंगे, सीमित कर देंगे, ठीक है, और 2 वर्ष की पूर्व सूचना देकर समाप्त कर देंगे। तो ये बात तुमको याद रखनी है कि ब्रिटेन की संसद ने इनको, ब्रिटेन की महारानी ने इनको अधिकार दिया था। ये कहा था कि पहले तो 15 वर्ष के लिए, बाद में इसको बढ़ा दिया गया लाइफ टाइम के लिए, लेकिन उसमें ये चीज़ भी जोड़ दी कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम 2 वर्ष पहले आपको सूचना देंगे और फिर इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, जैसे 1858 में किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो भारत आने वाला पहला जहाज, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है हेक्टर, ठीक है। 24 अगस्त 1608 में कौन लाया था, हॉकिंस लाया था। तो एच फॉर हेक्टर, एच फॉर हॉकिंस। इसके साथ एक छोटा जहाज और आया था जिसका नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था, रेड ड्रैगन। ये जहाज भी इसके साथ आया था। इसका कमांडर विलियम किलिंग था, ठीक है। कौन था, विलियम किलिंग था। और ये कहाँ पे आए थे, जहांगीर से मिलने आए थे। आगरा में मुलाकात हुई थी और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, मानसिंह को 7000 की मनसबदारी, तो ऐसे ही हॉकिंस को 400 रुपये की नामात्र की मनसबदारी मिली। लेकिन कुछ ना मिलने से बेहतर है कुछ मिल ही जाए। तो इन्होंने क्या किया था, कहा कि साहब हम व्यापार करना चाहते हैं, हम कुछ चीज़ें बेचना चाहते हैं, हमें सूरत में व्यापार करने की अनुमति मिल जाए। तो इन्हें 1608 में क्या हुआ, फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गई। लेकिन जहांगीर ने इनके आदेश को रद्द कर दिया। क्यों कर दिया, पुर्तगालियों के विरोध के कारण, क्योंकि पुर्तगाली सब जानते थे, ठीक है, कि ये उनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। देखो, उद्देश्य सबके अलग अलग होते हैं। तो पुर्तगालियों ने जहांगीर को कहा कि उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं है, और भी कुछ है। तो जहांगीर ने इनके आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन 1613 में पुनः अनुमति प्रदान कर दी। और 1615 में टॉमस रो आता है। टॉमस रो ने अनुमति प्राप्त करवाई और मछलीपट्टनम में पहला कारखाना स्थापित किया। अंग्रेजों का पहला कारखाना मछलीपट्टनम में 1615 में, याद कर लेना भाई, ठीक है। चलो, उसके बाद तो फिर लाइन मान देते हैं अंग्रेज। मद्रास में 1641 में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनवाया, ठीक है। कौन सा किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला जो है वो स्थापित किया था। और अंग्रेजों का भारत में क्या था, ये पहला किला था, प्रथम प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। पहला किला और प्रथम प्रेसिडेंसी जो होती है यही होती है जहाँ पर ये लोग बैठा करते थे। अब देखो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1651 में एक डॉक्टर वेटिन जो हैं, वो सासुजा जो शासक थे उस समय, उनकी हरम की एक महिला थी, ठीक है। वो हरम में महिलाएं रखते थे टाइम पास करने के लिए। तो उस महिला का उपचार जो है वो किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सासुजा का उपचार किया था, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी एक हरम की महिला का किया था। तो उसका जब इलाज सफलतापूर्वक हो जाता है, सासुजा का इलाज सफलतापूर्वक हो जाता है, तो खुश करके क्या करता है, 1651 ईस्वी में 3000 रुपये की वार्षिक कर के बदले में पूरा बंगाल बेच देता है, ठीक है। कहता है भाई तुम बंगाल के अंदर कुछ करो, हमें 3000 रुपये दे देना 1 साल के। अगर तुम वर्तमान में सोचो तो कितने कम होते हैं, लेकिन उस समय काफ़ी थे। तो ऐसे करके अंग्रेजों के हाथ क्या लग जाता है, एक बड़ा क्षेत्र लग जाता है। और उसके बाद 1658 में बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, इनको क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। और इनको किसके अधीन कर दिया गया, सेंट जॉर्ज जो किला बनाया था मद्रास प्रेसिडेंसी, उसके अधीन कर दिया जाता है। आप लोग कहोगे सर समझे नहीं, थोड़ा समझाओ। तो वो यहाँ पर जो बंगाल है, बिहार है, और जो ये वाला क्षेत्र है ना, इसको शामिल करके किसके अधीन कर दिया, मद्रास के अधीन कर दिया। मद्रास में कहाँ पर जो किला बना था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ से जो आदेश निकलेंगे वही काम होंगे उड़ीसा में, बंगाल में और बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चार्ल्स सेकंड ने 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया।
अच्छा, तो आप लोग कहोगे सर ये चार्ल्स सेकंड कहाँ से आ गया बीच में? तो मैं तुमको बताना चाहूँगा कि चार्ल्स सेकंड के साथ पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी उसका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। और उस विवाह में बम्बई को क्या दिया गया था, दहेज में दिया गया था। ठीक है, तो चार्ल्स सेकंड ने क्या था, मैं क्या करूँगा बम्बई का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था हमको दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, कितने रुपये में चाहिए? उन्होंने कहा 10 पाउंड में। ठीक है, काफ़ी कम राशि होती है वर्तमान में, लगभग 600-700 रुपये होते हैं, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा थे। तो 10 पाउंड में क्या है, मुंबई को अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया। और उसके बाद एक बार जो चीज़ किसी को दे दी जाती है ना, वो शायद ही कभी लौट के वापस आए। उसके बाद गेराल्ड ऑर्गियान बम्बई का गवर्नर बना। ठीक है, केवल बम्बई का, मैं ना तो बंगाल की बात कर रहा हूँ ना किसी और की बात कर रहा हूँ। और बम्बई नगर की स्थापना की गई। अच्छा, तो आप लोग कहोगे सर इसको बम्बई का संस्थापक कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं, गेराल्ड ऑर्गियान को बम्बई का संस्थापक कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए इसी को बोल देते हैं दस्तक। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो दस्तक नामक व्यापार पत्र को कहा जाता है। इसमें मुर्शीद कुली खां खुश नहीं हुए। अब तुम कहोगे साहब ये कौन आ गया बीच में, मुर्शीद कुली खां तो ये बंगाल का सूबेदार था। कौन था? बंगाल का सूबेदार था। मैं यहाँ तुमको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वैसे आगे मैंने उसको ऐड किया है। दिल्ली का एक शासक ऑर्डर देता है कि भाई बंगाल में तुम क्या करो, फ्री में व्यापार कर लो। लेकिन जो बंगाल का जो सूबेदार है ना, उसको तो इनकम होगी नहीं, उसका तो उसने इलाज कर दिया। उसने कहा ठीक है बंगाल में व्यापार कर लो, लेकिन वास्तव में जो बंगाल में जो सूबेदार बैठा है, शासन चला रहा है, उसको तो पूछा ही नहीं। अंग्रेज पत्र लेकर यहाँ पर आ गए मुर्शीद कुली के पास, देख भाई हमारे पास पत्र है, आज के बाद तूने ना इंटरफेयर किया तो सोच लेना, हम तेरे राजा से आदेश लेकर आए। तो इसलिए मुर्शीद कुली खां जो था वो खुश नहीं था। लेकिन करता क्या बेचारा, है वो आता है जॉन कंपनी के बारे में। अब देखो एक चीज़ सोचने में आती है, जॉन कंपनी है क्या? वास्तव में जॉन कंपनी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक था नाम था। वास्तव में एक बार मेरे से भी पूछा था प्रश्न कि जॉन कंपनी क्या है, तो वास्तव में जॉन कंपनी का कोई आइडिया था ही नहीं। आगे बात करते हैं कि इस एशिया से मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरपोलर। ठीक है, एशिया से मुक्त व्यापार करने वाले जो अंग्रेज व्यापारी थे वो कहलाते थे इंटरपोलर। अब इस फिरंगी के बारे में तो मालूम होगा, कई मूवीज़ जो हैं उसमें आता है फिरंगी, जो है फारसी भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द? फारसी भाषा का। लेकिन ये दो जो हैं वो याद रखने हैं, एक तो इंटरपोलर कौन होते हैं, एक होते हैं जॉन कंपनी, किसको कहा गया है। ठीक है, बाकी का तो जी है। चलिए आगे आते हैं फ्रांसीसी। तो सबसे लास्ट में आई थी लुई 14वां के मंत्री जो थे कोलबर्ट ने इनको परमिशन दी थी, 30 लाख रुपए दी थी और 10 वर्ष की अधिकार जो है वो दिया था कि 10 साल तक तुम कुछ भी करो, फ्रांस इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। सबसे पहले 1668 में किसके द्वारा, फ्रांसिस कैरो के द्वारा सूरत में क्या है, व्यापारिक कारखाना स्थापित किया जाता है। उसके बाद 1659 में मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित होता है और 1675 में पांडिचेरी में तीसरा कारखाना स्थापित होता है। पहला याद कर लेना, बाकी का चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि 1775 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। होता क्या है कि मराठा का जो शासक था और कर्नाटक का जो शासक था, क्या नाम था उसका नाम था नवाब दोस्त अली। क्या नाम था? नवाब दोस्त अली। इसके ऊपर रघुजी भोसले ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और इसको मार दिया। नवाब अली दोस्त था, वो था फ्रांसीसियों का। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, शिकायत की, किसको की, मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह को की। उस समय शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। तो मोहम्मद शाह ने मराठों के विरुद्ध फ्रांसीसियों को मदद दी और इसको ड्यूमा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? ड्यूमा की उपाधि दी। और हैदराबाद के निज़ाम को ये कहा, हैदराबाद का निज़ाम था निज़ामुल मुल्क, इसको ये कहा कि ऐसा करो, इसकी खिदमत करो, सपोर्ट करो इनको। ठीक है, और उसके बाद भारत में यूरोपीय साम्राज्य जो है वो तैयार हो जाता है, क्योंकि मुग़ल सिस्टम क्या कर रहा था, इनको सपोर्ट कर रहा था। इसलिए भारत के अंदर सबसे पहले स्थापित करने की जो जिम्मेदारी है वो जाती है डुप्ले को। तो भारत में सबसे पहले फ्रांसीसी सिस्टम स्थापित किया था डुप्ले ने। राज दरबार में भारतीय खर्चे पर इनको क्या है, नियुक्त किया गया था। पैसा कौन दे रहा था? मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल एम्पायर इनको पैसा दे रहा था अपने खर्चे पर। आगे क्या हुआ, मैकाले क्या कहते हैं? मैकाले ये कहते हैं कि डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने अनुभव किया कि भारत में मुग़ल साम्राज्य के खंडरों पर
एक यूरोपीय साम्राज्य बसाया जा सकता है। ठीक है, सोचो आपको कोई आदमी अपने घर के अंदर रखे, अपने पैसे पर रखे, और आप उसका बुरा करना चाह रहे हो उसके बावजूद भी। तो मैकाले ने परिभाषा दी कि डुप्लो पहला व्यक्ति था जिसने अनुभव किया कि भारत में मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, जब आप कहीं से वीक दिखोगे, कमज़ोर दिखोगे, आप उसी का अहित करना चाहते हो, उसके बावजूद भी वो आपका हित कर रहा है, तो ऐसे आदमी को मूर्ख ही कहा जा सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। ठीक है, कोरोमंडल तट पर स्थित कर्नाटक के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनी ने 20 वर्षों में 3 युद्ध लड़े थे। मैं बाद में चर्चा करूंगा, जब हम हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे तब हम फ्रांसीसी के तीनों युद्धों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ तो मैंने थोड़ी टिप्पणी की है, और उसके बाद इनका भी क्या हो जाता है, रोल ख़त्म हो जाता है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। इस पाठ का जो मेन फोकस था वो अंग्रेज़ों के आगमन, डचों के आगमन, फ्रांसीसियों के आगमन तक ही सीमित नहीं था। ठीक है, इसमें जो रोल था वो था राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति। देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीतिक स्थिति बदल जाती है लेकिन सामाजिक स्थिति कभी नहीं बदलती। चलो समझने का प्रयास करता हूँ। जिस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन, अंग्रेज़ों का आगमन आरंभ हुआ था, उस समय भारत में मुगल जो थे वो सत्ता में थे। अकबर का शासन चल रहा था, मैंने बताया उसमें। रॉल फिल्च जो है वो अकबर के दरबार में आया था, रिक्वेस्ट की, लेकिन पुर्तगालियों का प्रभाव ज़्यादा था क्योंकि पुर्तगाली पहले आ चुके थे, तो इसलिए सफलता ज़्यादा नहीं मिलती। लेकिन इन्होंने क्या एक गेम, माइंड गेम खेला था। मुझे नहीं पता लोग इसका उल्लेख क्यों नहीं करते पढ़ाते समय, कि अंग्रेज़ों ने जहांगीर की जो पत्नी थी ना, नूरजहाँ, इसको बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए, बहुत कपड़े दिए, सोने चांदी के आभूषण दिए और यूरोप से लाई हुई चीज़ें दी। इससे वो खुश हो जाती है और इनको परमिशन दिलवा देती है, किससे, जहांगीर से। ये मेन फैक्ट था। मैं देखता हूँ इसको, ऐसी चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन दैट इज़, ये बहुत बड़ा रीज़न था अंग्रेज़ों की सक्सेस होने के पीछे। तो ऐसी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, अगर किसी का पति तुमसे खुश नहीं हो रहा तो उसकी महिला को खुश कर दो। और तुमको मालूम है महिलाएं कैसे खुश होती हैं? हाँ, उनको कुछ देते रहो, गिफ्ट देते रहो। चलिए, इतिहास में तो ऐसा ही हुआ है, आजकल का पता नहीं। आजकल तो बहुत सस्ते होते हैं लोग। हाँ, 2-4 चॉकलेट में निपटारा हो जाता है कुछ लोगों का तो। चलिए, लेकिन अंग्रेज़ों को पुर्तगालियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। किसका? पुर्तगालियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। पुर्तगालियों ने पहले भी विरोध किया था, अब भी विरोध किया था, क्योंकि पुर्तगाली रियलिटी से परिचित थे कि इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो कुछ और है, भारत के अंदर सत्ता स्थापित करना है। फिर अंग्रेज़ों ने सोचा कि इन पुर्तगालियों का ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो अंग्रेज़ों ने 1612 में सॉली हॉल, इसको बोलते हैं सॉली हॉल का युद्ध या सब्बाली हॉल का युद्ध, इसमें बहुत भयंकर पराजय दी पुर्तगालियों को। तुम आओ पहले, ठीक है, बहुत हो गया तुम्हारा। तो इनको क्या किया, पनिश किया। क्या किया? पनिश किया, बहुत बुरा हराया। और उसके बाद लगभग पुर्तगालियों का रोल धीरे धीरे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इधर बंगाल में औरंगजेब के समय मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727। हाँ, तो यहाँ पर तुम थोड़ा नोटिस कर सकते हो कि सर एक बात बताओ, औरंगजेब तो 1700, अरे रुक जाओ, औरंगजेब तो 1707 में मर गया था। आपने लिख रखा है 1717 से 1727। मैं कई बार क्लियरिफिकेशन नहीं दे पाता, तो कई बच्चे फिर बाद में पूछते हैं। तो औरंगजेब ने इसको नियुक्त किया था सूबेदार, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसने क्या कर लिया, स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया बंगाल में। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे 1717 से 1727। उससे पहले क्या था, सूबेदार था। इसने क्या किया, इसका विरोध किया कि भाई तुम दिल्ली से आदेश लेकर आ रहे हो, लेकिन बंगाल में तो मैं बैठा हूँ ना, तो मुझसे परमिशन लो, मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे तुम लोग? तो ये कहा था कि तुम तो सूबेदार हो, राजा परमिशन दे रहा है, सम्राट परमिशन दे रहा है, तो तुम्हारी अनुमति क्यों लें हम? इसने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अंग्रेजों का ठीक है, आगे देखते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो फर्रुख शेर ने भी क्या किया, अंग्रेजों के समर्थन में आदेश दिए थे, उसको मानने से इनकार कर दिया था मुर्शिद कुली खान ने। तो वो हम बाद में जब बंगाल का संघर्ष होगा उसमें इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। अब देखो यहाँ की जो स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी भारत में, क्या चल रहा था उस समय। जो मध्य भारत था और जो उत्तर भारत था, जहाँ तक मुग़ल एम्पायर था, तो उसमें मुग़लों का प्रभाव था। ठीक है, बंगाल में मुर्शिद कुली खां
औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। इसके बाद अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला खां, तीनों की चर्चा बाद में होगी, लेकिन ये थे। अवध में जो लखनऊ वाला क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर सादत खां, कर्नाटक में सादुल्ला खां, हैदराबाद में चिनकिलिच खां या मीर कमरुद्दीन खां। आप लोग होगे सर इसका नाम नहीं सुना, तो ये मराठाओं के द्वारा बिठाया हुआ शासक था हैदराबाद में। मराठा संघर्ष में बात करूँगा इनकी। मैसूर में हैदर अली, इसकी चर्चा भी हो जाएगी, मराठों के साथ में हैदर अली, टीपू सुल्तान, अलग से लेक्चर है। पंजाब में रणजीत सिंह, इसका भी अलग से लेक्चर है, प्रांत अंग्रेज़ों के समय पर ही सिक्कों की इतिहास, तो उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये राजनीतिक स्थिति है उस समय की भारत की, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही अच्छे से इनको याद रखना है, बहुत काम की चीज़ है। चलिए अब देखो यहाँ पर आती है आर्थिक स्थिति। क्या आती है? यहाँ पर आर्थिक स्थिति आती है। आर्थिक स्थिति को मतलब आप लोग कहोगे सर इकोनॉमिक कंडीशन, तो इसका उत्तर है हाँ, भारत की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक जो थे वो व्यापार के लिए फेमस थे, और भारत में वास्तव में व्यापार को देखकर ही अंग्रेज आए थे। वो लोग अफ्रीका तो गए नहीं, नेपाल तो गए नहीं, और कहीं तो गए नहीं, वो लोग भारत में क्यों रुके? क्योंकि यहाँ पर मसाला व्यापार फेमस था। मोती, जवाहरात, हाथी दांत, मखमल, नील, बहुत सारे जो चीज़ थे इनमें बहुत पैसा था। इसके अलावा भारत के अंदर खनिज जो प्राकृतिक भंडार हैं वो प्रचुर मात्रा में थे। तो इसलिए लालच के चक्कर में जो अंग्रेज हैं वो आए थे। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत बहुत गरीब था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। भारत सोने की चिड़िया ही था, ठीक है। इसके अलावा जो भारत के लोग थे वो कृषि, पशुपालन और मजदूरी किया करते थे, और अंग्रेज चाहते थे, देखो भारत को बोलते हैं ना कृषि प्रधान देश, हाँ कृषि प्रधान देश है, लेकिन उनका फोकस उस बिजनेस पर नहीं था जिसका फ़ायदा अंग्रेजों ने उठाया। इसके अलावा आर्थिक लाभ उठाए इन्होंने, और जो यहाँ के संसाधन थे उनका प्रयोग किया था। मुगलों के समय पर विश्व की जीडीपी का 52% जो था वो भारत में था। सोचो, आधा जो व्यापार था वो भारत से होता था टोटल वर्ल्ड का। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने उसको पूरा ख़त्म कर दिया। इतना पैसा जो है वो ब्रिटेन लेके गए ये लोग। भारत में चाय, सोना, चांदी, कांच, रेशम, कीमती पत्थर, पशुपालन, अन्न आदि का व्यापार हुआ करता था। आप लोग पढ़ते हो ना प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें पढ़ते हो मिस्र के साथ व्यापार, मोहनजोदड़ो के साथ व्यापार, रोम के साथ व्यापार। तो ऐसे थोड़ी करते थे, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पहले से मौजूद थी जिन्हें अंग्रेजों ने बाद में लूट लिया। अब बात करता हूँ मैं सामाजिक स्थिति के बारे में। देखो, सामाजिक स्थिति में कोई चर्चा नहीं करूँगा, सामाजिक स्थिति बिल्कुल पहले जैसी थी। भारत में सामाजिक स्थिति का विभाजन था, समाज 4 भागों में विभाजित था, वही ब्राह्मण, वही क्षत्रिय, वही वैश्य और वही शूद्र। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, महिलाओं के को स्वतंत्रता नहीं थी, महिलाओं का घर में दमन होता था, विधवा विवाह का प्रचलन था, सती प्रथा थी, सामाजिक कुरीतियाँ थी, डाकन प्रथा थी। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक स्थिति में आएंगी। मैंने इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं लिखा, क्योंकि जो तुमको पहले लिखाया है, पहले बताया है, बिल्कुल हुआ है। सामाजिक स्थिति कभी भी चेंज नहीं होती, आज भी कहाँ चेंज हुई है। आज महिलाओं के पास पावर है दिखाने के लिए, कुछ लोगों के पास, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि में तो सेम स्थिति वही है ना, बिल्कुल। तो सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक दशा बिल्कुल पहले जैसी है, इसमें नो चेंजेस, नो इंटरफेयर, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया। थोड़ा मैप समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ। ये है हमारा प्यारा भारत यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, ये मैंने आपको बताया पुर्तगाली इस प्रकार से यहाँ से आते हैं ऐसे करके, और इंडिया में ये जो यहाँ पर ये क्षेत्र दिख रहा है ना, ये कुस्तुनतिनिया वाला क्षेत्र था, जिसे क्या किया तुर्कों ने रोक दिया, यहाँ से इसको क्रॉस कर दिया। तो व्यापार का एकमात्र माध्यम ये बचा, यहाँ से ये लोग इधर अमेरिका और इधर ये लोग भी व्यापार किया कर सकते। भारत से फिर इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और इधर जापान तक व्यापार जो है वो फैलाया। जैसे आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। उसके बाद ये कुस्तुनतुनिया वाला क्षेत्र बंद हो गया। इसके बाद इन्होंने भारत को क्या बना लिया, केंद्र बना लिया, केंद्र बिंदु बना लिया एशिया के अंदर, ठीक है। क्या बनाया, एशिया के अंदर केंद्र बिंदु बनाया। तो ये एक उपनिवेश पावर थी भारत। मैंने तुमको बताया था होप अप टाउन, साउथ का दक्षिणी जो किनारा है ये वाला, यहाँ पर ये वाला, ये पूरा जब वो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मैं अमेरिकी उपनिवेश पढ़ाऊँगा उसमें, तो वो वाला, इधर ये ऑस्ट्रेलिया का पूरा क्षेत्र। तो ये जो मेन जगह है ना, ये उपनिवेश थी, ये पूरा क्षेत्र, ठीक है, पोलैंड और ये पूरा इलाका। तो अंग्रेज़ों ने इसको स्थापित किया, ठीक है। और देखो, मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न नहीं है, अगर आप इसको सीरियस होकर पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये देखो, लास्ट में तटीय भागों पर अधिकार किया था अलग अलग
लोगों ने। ये मैप आपकी PDF में अवेलेबल है। तो ये जो है वो दमनदीप, इसमें आप लोगों को फ्रांसीसियों का झंडा दिखेगा, ये अंग्रेज़ों का झंडा है, इसमें ये डचों का झंडा है। और इसमें तो ये वेरियस लोग थे ना, ये तटीय भागों पर स्थापित किए थे इन्होंने। क्या किए थे? तटीय भागों पर, गोवा, दमनदीप, पांडुचेरी, साद्रस, पुलकेट, मुसपिली, यमन, बेगा की चाला, कोलकाता। तो इन्होंने क्या किया था, भारत के तटीय भागों पर जो कंपनियां हैं वो स्थापित की थी। जैसे हुगली का है, देखो यहाँ पे हुगली का क्षेत्र है ये रहा, तो 1658 में स्थापित की थी। ठीक है, पुलिकट में 1600 में स्थापित की थी, गोवा में 1510 में स्थापित की थी। तो ये कंपनियां हैं, इनके द्वारा स्थापित की थी। और यहाँ पर मैप के नाम दिए, अगर आपको समझ में नहीं आए ना, तो ये इंग्लैंड का है, ये फ्रेंच का है, ये डच का है, ये डेनिश का है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से देख लेना, अगर कन्फ्यूजन होता है तो 1% भी। तो मुझे लगता है कि ये लेक्चर ने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया होगा पूरा का पूरा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बाकी रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेशन में। बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।